विजय सर, जिस तरीके से ये पूरा माहौल है, आपने सबकी बातचीत सुनी और चूंकि आप भाई मोदी जी के उस क्षेत्र में हैं जहां से मोदी जी को चुन करके भेजा गया है, जहां मोदी जी को गंगा मैया ने खुद बुलाया, वो आप वहां से हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अभी तक पार्टी चल रही थी और शायद यही वजह थी भाई, हर उद्घाटन, हर शिलान्यास मोदी जी खुद करते थे, चाहे वो एक वंदे भारत का एक नया डिब्बा जोड़ करके और उसको हरी झंडी दिखाने का काम हो या किसी टनल का उद्घाटन करना हो, मोदी जी सब कुछ करते थे। किसी मंत्री का कोई नाम नहीं जानता था। मंत्री जो है बेचारे वो दबे हुए अपने को घुटन वाले उस वातावरण में रखे हुए थे, मजबूरी थी क्योंकि अमित शाह साहब सबकी कुंडली लेकर के बैठे थे। तो कुंडली तो सबकी अभी भी अमित शाह साहब के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पकड़ ढीली क्यों पड़ती दिख रही है? राम प्रकाश जी, आपको और सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने जो बात कही ना कि ढीली पकड़ पड़ती है, तो पहले इस पर मैं एक जवाब दे दूं कि ये पकड़ ढीली करने की कोशिश तो नहीं होगी, पकड़ तो पूरी बनाए रखने की कोशिश होगी, लेकिन वो खेल फंस रहा है संख्या का, क्योंकि वो मामला 240 पे अटका है। शायद अगर 272 रहता तो वो स्थिति आज कुछ दूसरी होती। अब एक हम लोगों के एक पत्रकारिता के विद्यार्थी के नाते या पत्रकार होने के नाते, अगर आप देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर पिछले कुछ महीने से अगर जरा सा गौर करें कि राहुल गांधी ने उड़ीसा में एक भाषण दिया था कुछ दिन पहले कि ये सरकार चलने नहीं पाएगी, अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। ऐसा तो नहीं था कि उनकी जो तैयारी अंदर खाने चल रही थी और जिस तरीके का उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का रहस्योद्घाटन किया और जितना सिस्टमेटिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लगता है कि पिछले 10-20 साल में इस तरह का मुझे कोई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी नेता की नहीं दिखाई पड़ी। जितना सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने उन चीजों को रखा लोगों के बीच में। उसके बाद आपने जो जिक्र किया कि पार्लियामेंट के परिसर में, वो मैंने भी देखा था टीवी पे कहीं कि राजीव प्रताप रूडी से वो कैसे बात की। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल इत्तेफाक था। हर चीजों को अगर आप उसका सीक्वेंस बैठाएं, उनके उड़ीसा के भाषण से लेके और इस समय जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें धनखड़ जी के इस्तीफे और उस इस्तीफे के पीछे की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको देख के, तो ये लगता है कि गुजरात के लॉबी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, उनकी इकबाल के ऊपर। और उसकी जो ये परिणति हुई कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कहने को तो गोदी मीडिया यही कहेगा कि भाई भाजपा वर्सेस भाजपा था, उसमें दूसरे को क्यों बड़ी खुशी हो रही है। देखिएगा ये नैरेटिव आजकल में चलाया जाएगा, ये भाजपा की बड़ी सोची समझी राजनीति थी कि ये चीज दूसरे के हाथ में न जाए। कल से नहीं चलाया जाएगा सर, ऑलरेडी कल से चल रहा है। हाँ, तो वही मैंने कहा, वो मैंने देखा नहीं था, लेकिन ये चलाने की कोशिश होगी। लेकिन जो दोनों उम्मीदवारों में जो रूडी की जीत हुई, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि जो हम लोग ये अक्सर डिस्कशन करते थे और सारे देश के मूर्धन्य पत्रकार या विचारक, चिंतक और व्यास जी और शर्मा जी और हमारे देश पांडे जैसे जी लोग भी सोचते थे कि जो अटल अडवाणी की बीजेपी थी वो अब मोदी शाह की बीजेपी नहीं है। तो ये चुनाव जो था संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी के, जो दोनों के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को आप अंडरलाइन करिए तो ये कुछ उसी तरह से दो तरह के लोगों का इलेक्शन था। एक में अटल अडवाणी की जो विचारधारा थी वो कहीं रिफ्लेक्ट होती थी, और दूसरे में जो संजीव बालियान है, उनका इतिहास किसी से छुपा नहीं है। उनके बयान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उस समय के दंगे हुए थे, उस समय की उनकी भूमिका, ये पूरी तरह से मोदी और शाह के जो ये विचारधारा जो इनके अंदर जो प्रतिनिधित्व करती थी, इन दोनों के बीच का जो इलेक्शन था और जो एक घुटन हो रही थी, जो आप बार बार अपने उसमें इशारा कर रहे हैं और हमारे सारी पैनलिस्ट, तो कहीं न कहीं उनको ये अवसर मिला
कि वो आज इन चीजों को अपने उस मताधिकार के तरह रूडी जी को जिता के ये संदेश देने की कोशिश करें। तो और ये इलेक्शन जो है ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक साधारण इलेक्शन मत समझिए। इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिला कि गुजरात लागवी का इकबाल जो है वो बिल्कुल ध्वस्त होता हुआ नजर आया। नहीं तो अगर ये 272 के ऊपर होता तो शायद एक टेलीफोन शाह साहब का जाता रूडी जी के यहाँ और वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते। वो कह देते कि 25 साल बहुत रह लिए, अब जिसको मैं कह रहा हूं वो होगा। लेकिन वो चीज वो करने की शायद वो मन में तो जरूर रहा होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वो ये साहस इसलिए नहीं कर पाए होंगे कि शायद कुछ और भद्द न हो जाए। और जिस अभी देखिए कल शाम तक एक स्थिति चल रही थी कि बड़ा नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि अमित शाह के कैंडिडेट है संजीव बालियान, और अमित शाह का कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा। जो लोकसभा और विधानसभा तक के चुनाव को जो मैनेज कर ले, क्या वो 1200 वोट को नहीं मैनेज कर सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? और बहुत सारे लोग ये लोग मान के चल रहे थे कि संजीव बालियान ही जीतेंगे क्योंकि वो अमित शाह के कैंडिडेट हैं। और जिस तरीके से उनके सिपा सलाहकार जो है निशिकांत दुबे ओपनली जिस तरह के बयान दे रहे थे, तो उससे और ये लग रहा था कि नहीं, अब की बार लगता है कि रूडी जी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन संभवतः 102 वोट से उनकी जीत हुई है। और जिस तरह की जीत हुई और 100 वोट से, अच्छा कहीं आ रहा था कि नहीं 102 वोट से, हो सकता है 100 से ही हो। और खड़गे साहब भी वोट देने गए, सोनिया जी भी वोट देने गई, और ये ओपन फैक्ट है कि किसको उन्होंने वोट दिया होगा, इसमें अब कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये उस गुजरात लाबी के, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि इकबाल पे सवालिया निशान लग चुका है। और अब आपने जो की कही कि बाड़े बंदी क्यों की जा रही है, अरे अगर चुनाव की प्रक्रिया समझाना है तो क्या बीजेपी के सांसद इतने बेवकूफ हैं कि उनको 4 दिन में वो प्रक्रिया समझ में आएगी? मतलब जो चीज 1 घंटे में समझाई जा सकती है उसके लिए 4 दिन लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी काउंसलिंग होगी, उसमें बताया जाएगा लोगों को कि किस तरह के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं राष्ट्रवाद पर और देश पर, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर का गौरव याद दिलाया जाएगा सबको। यही सब होगा 4 दिन उसके अंदर। तो अब वो बाड़े बंदी, तो अब वो समय और काल की परिस्थितियों को देखते हुए वो मजबूरी हो रही है। चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है तो इसलिए वो और ज्यादा वो हो गया है। और अध्यक्ष के चुनाव का हाल देख ही रहे हैं, बीच बीच में जो गडकरी जी के बयान लगातार आ रहे हैं कई ठो, उन सब चीजों को अगर आप देखिए, और पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पे मोदी जी के भाषण के बाद जो गडकरी जी की बॉडी लैंग्वेज थी वो भी पूरे देश ने देखा। तो बहुत तरह की जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, और राहुल गांधी का इस तरह से बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे, फ्रंट फुट पे खेलना, और उनके पीछे सारे अपोजिशन की लामबंदी होना, जिसमें अक्सर बीजेपी कामयाब होती थी कि किसी न किसी दल को वो फोड़ने में कामयाब होती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सारा इंडिया गठबंधन, इवन तृणमूल कांग्रेस, जो लोग उसमें नहीं है, आप पार्टी इंडिया गठबंधन में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन टीएमसी है सर, टीएमसी बाहर नहीं गई है, केवल आम आदमी पार्टी गई है। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि संजय सिंह का जिस तरीके से बयान आ रहा है, भले उसमें इंडिया गठबंधन के लोग, तो पूरी तरह से एक तरह से देखिए तो, और जो लीड लिया है जिस इशू पे राहुल गांधी ने, अपने आप में पूरे देश में एक जो नैरेटिव बनता जा रहा है कि ये सरकार मतों से नहीं चुनी गई, मतों को चुराने से बनी है। तो पूरे सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है, केवल गुजरात लाबी का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं, पूरी सरकार का इकबाल दांव पे लग गया कि क्या ये उस तरह की सरकार है जो कि जनता के वोटों से नहीं चुनी गई। और देखिए एक चीज और आपको मैं बता दूं, चुनाव के पहले 2024 के परिणाम के पहले मोटा मोटी बहुत सारे ये विशेषज्ञों का मत था कि बीजेपी की संख्या 200 से लेके 220 के बीच में रहेगी। ये हर आदमी सोचता है,
जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि 35 सीटों का ये हुआ है खेल, तो अगर वो चीज देखिए तो पहले जो लोग एंटीसिपेट करते थे चीजें घूम फिर के जो ये रहस्योद्घाटन हुआ है राहुल गांधी ने किया है, तो लगता है कि जो पहले के लोगों का पूर्वानुमान था वो सच था। जी बिल्कुल।